दोस्तों, अगर आपका भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड एनपीए मार्क हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिना जानकारी लिए एक भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको होगा बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इस बारे में यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, लेकिन इस तरीके से क्लैरिफिकेशन कोई भी वीडियो या फिर कोई भी यूट्यूबर ने नहीं दिया है। सो आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपका अगर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड एनपीए हो चुका है तो उसको किस तरीके से पेमेंट करना है या फिर नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा अगर आपको वो लोन को दोबारा एक्टिवेट करना है, जैसे पहले से आप ईएमआई भर रहे थे, उसके लिए क्या करना है। और लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है या फिर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा देख लीजिएगा जिससे आपको फर्दर जो है कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कोई क्वेश्चन की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो वीडियो का कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एनपीए का जो डेफिनेशन क्या होता है। एज़ पर आरबीआई या फिर एज़ पर बैंकिंग पॉलिसी, कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर लगातार 93 डेज से ज़्यादा नहीं आता है, यहाँ पे पेमेंट मतलब दो तरीके से कंसीडर किया जाता है, इधर उनका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आ रहा है तो भी एनपीए मार्क नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कोई भी अगर नहीं आ रहा है तो उस सिनारियो में वो लोन या फिर वो जो क्रेडिट कार्ड है वो एनपीए मार्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्जेस के अलावा भी जो चार्जेस लगता है, मतलब जैसे ही आप पेमेंट कोई डिफ़ॉल्ट करते हो तो वहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस या फिर पेनल्टी चार्जेस भी जुड़ जाता है। लेकिन इस चार्जेस के साथ एनपीए होने का कोई जो है लिंक नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल होता है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैक्सिमम बैंक या फिर एनबीएफसी फॉलो करते हैं जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हो। और आप में से ऐसे लोग बहुत लोग होंगे जिनके साथ ये बड़ा बड़ा जो है इशू हो चुका है। क्या है, मैं आपको खेल बता दे रहा हूँ। जब भी आप कोई ईएमआई का पेमेंट करते हो, अगर आपका वो लेट नहीं होता है तो आपका जो भी ईएमआई अमाउंट, एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपका 5000 का ईएमआई है, तो 5000 के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक इंटरेस्ट अमाउंट रहता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। लेकिन जैसे ही आपका पेमेंट डेट निकल जाता है उसमें आपको लग जाता है चार्जेस। अब चार्जेस अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, किसी का 500, किसी का 200, किसी का 1000। मान के चलिए आपका जो बैंक है उसने चार्जेस लगाया 500 रुपये लेट पेमेंट चार्जेस, तो कुल मिला के आपको टोटल अमाउंट हो गया आउटस्टैंडिंग 100 प्लस पहले का 5000, तो कुल मिला के हो गया 5500। अब मान के चलिए आपने 5000 का ईएमआई पेमेंट किया, तो जैसे ही आप ईएमआई पेमेंट करोगे तो सबसे पहले जो ये लेट पेमेंट चार्जेस है ना 500 रुपये, उसमें एडजस्ट होगा और बाकी का जो 4500 रुपये है उसमें से आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसके साथ एडजस्ट होगा, और जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपको प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट होगा। 5000 का ईएमआई है, आपने 5000 पेमेंट किया, आपको लगा कि 1-2 दिन लेट हो गए तो क्या होगा, लेकिन जो बैंक का जो सिस्टम है उसमें दिखाएगा कि इस व्यक्ति ने 4500 का पेमेंट किया है। और आपके पास कॉल भी आता रहेगा कि सर आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, आपने पेमेंट क्यों नहीं। आप बोलोगे तो सर मैंने तो पेमेंट कर दिया 5000, वो बोलेगा नहीं सर आपका 500 रुपये अभी भी बाकी है। तो इस तरीके से होता है कि ये जो चार्जिंग पैटर्न को जो है लोग क्लियर नहीं करते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि चार्जिंग पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका एनपीए हो जाता है सबसे पहले आप कस्टमर केयर में कॉल करिए या फिर बात करिए। अगर आपको पेमेंट करना ही है तो आप पूरा पेमेंट करिए, तो ही जाके आपका एनपीए से लोन जो है एक्टिव हो पाएगा। अगर बैंक आपको ये कमिटमेंट देता है तो ये लाइन आप ध्यान रखिए, बैंक अगर आपको कमिटमेंट देता है तो, क्योंकि बैंक के पास राइट रहता है एनपीए लोन को दोबारा एक्टिव करने का, लेकिन उस सिनारियो में आपको पूरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना होता है। और इस सिनारियो में मैं आपको एक प्रो टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपका एनपीए हो जाता है लोन तो आप एक बार बैंक से नेगोशिएट करिए, हल्का सा नेगोशिएट करिएगा। तो उस सिनारियो में क्या होता है, जो लेट पेमेंट और पेनल्टी लगता है ना उसमें काफ़ी सारा बैंक डिस्काउंट कर देता है। तो मैक्सिमम सिनारियो में बैंक राजी हो जाता है और आपको केवल और केवल जो ईएमआई का अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वही भरना होता है। तो ये चीज़ का ज़रूर आप इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप अपना एनपीए लोन को जो है दोबारा एक्टिव कर पाओगे। लेकिन मेक श्योर बैंक से आप रिटर्न में ले लीजिए। कभी बार ऐसा होता है कि बैंक बोलता है
सर आप पेमेंट कर दो, एक पेमेंट कर दो, दो पेमेंट कर दो, मैं आपका लोन एक्टिव करा देता हूँ, तो ऐसा बात से आप जो है पेमेंट मत भरिए। लेकिन अगर आप पेमेंट कर देते हो बिना आपका जो है रिटर्न में लिए, तो हो सकता है आपका एनपीए के एनपीए रहे, और जो है पेमेंट वो टोटल की टोटल जो है आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि लेट पेमेंट चार्जेस के साथ एडजस्ट हो जाए। दूसरा एक मैं आपको रास्ता बता देता हूं, अगर आपका पेमेंट देने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं है कि 3-4 पेमेंट एक साथ आप क्लियर करोगे, तो आपके पास दूसरा एक रास्ता है, वो है दोस्तों लोन रिस्ट्रक्चरिंग का। ये लीगल प्रोसेस में बता रहा हूँ, बैंक के पास ये रास्ता होता है, बैंक के पास ये टूल्स होता है। अगर आपका रिक्वेस्ट या फिर आपका स्टेटस बैंक को लगता है कि हाँ आप दोबारा दे पाओगे या फिर आप कन्विंस कर पाओगे, आपके पास अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, हो सकता है आपका जॉब नहीं था, ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप बैंक को कन्विंस कर पाओ कि हाँ मेरा फिनेंशियल इशू था पहले, अभी सॉल्व हो चुका है, अभी मैं रेगुलर ईएमआई भर सकता हूँ, तो बैंक चाहे तो आपका लोन को दोबारा जो है रीएक्टिवेट करके रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है, जहाँ पे आपको केवल और केवल जो है ईएमआई अमाउंट भरना है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि आपका टेन्योर भी बढ़ जाता है, जिससे आपका ईएमआई अमाउंट भी कम हो सकता है। तो ये फ़ायदा आप ज़रूर ले सकते हो बैंक को कन्विंस करके, जिससे आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग करके आपका ईएमआई आप भर पाओगे टाइम पे। सो दोस्तों ये तो गया दोनों तरीका जहाँ पे आप अपना पैसा भरने के लिए तैयार हो। मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो पार्शियल पेमेंट और दूसरा है नो पेमेंट। देखिए अगर आपके पास पार्शियल पेमेंट है, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट है या फिर कुछ अमाउंट आप दे सकते हो, तो उस सिनारियो में अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब कोई पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों सेटलमेंट करा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर जैसे ही आप सेटलमेंट करते हो तो आपका जो है फिनेंशियल डेथ हो जाता है, आगे चल के आपको लोन लेने का या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने का चांसेस लगभग बंद हो जाता है। तो ये जो है रास्ता है कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है पूरा लोन चुकता करने का, तो आप पार्शियल अमाउंट, मतलब मान के चलिए आपका 5 लाख का टोटल जो है आपका आउटस्टैंडिंग है, 2-2.5 लाख में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आप सेटलमेंट करा सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है सेटलमेंट के बारे में कि सेटलमेंट का कितना अमाउंट कैसे होता है कैलकुलेशन, 5 लाख का लोन है तो कितने में सेटलमेंट होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन है, तो उसका लिए मैंने पूरा एक जो है सीरीज़ बना के रखा है सेटलमेंट रिगार्डिंग, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों लास्ट एक ऑप्शन है, अगर आपके पास मान के चलिए कि पैसा ही नहीं है तो क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनल लोन या फिर जो है अनसिक्योर्ड लोन होता है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो है बहुत सारा लीगल एक्शन वगैरह जो है लिया जा सकता है। खासकर आपके पास कंसिलेशन नोटिस आ सकता है या फिर लोक अदालत का नोटिस आ सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन एक याद रखिए, अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया, फिर कोई चीट नहीं की या फिर विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे आप अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, वो भी छोटा मोटा अमाउंट का, मतलब, तो उस सिनारियो में ऐसा नहीं होगा कि आपको जेल में डाल दे या फिर खून हो जाए, फांसी हो जाए। डेफिनेटली आपका सिविल वगैरह स्कोर जो है ख़राब हो जाएगा, आगे चल के आपको लोन लेने में दिक्कत आएगा, ये तो डेफिनेटली होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो उस सिनारियो में हो सकता है आपको DRT में जाना पड़ सकता है। तो उस मॉर्गेज लोन या फिर सिक्योर लोन है, तो उस सिनारियो में आपका जो भी प्रॉपर्टी या फिर मॉर्गेज जो अमाउंट है उसको बैंक जो है सेल करके, एज पर सरफेसी एक्ट सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो इस सिनारियो में जरूर ध्यान रखिए, अनसिक्योर्ड लोन में उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो मैंने रेमेडीज़ बताया, ये सारे के सारे जो है NPA होने के बाद होता है। सो अगर ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको फ्यूचर में आई होप बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है। सो